इस वक्त हम मौजूद है देहरादून के बल्लीवाला चौक के पास और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अगर हम इस मार्केट की बात करें तो इस मार्केट को एक तरीके से माना जाए कि यहाँ पर हर कैटेगरी का आदमी सामान खरीदने आता है और सामान के साथ साथ अलग अलग जो घर के रोज़मर्रा के काम होते हैं उनकी भी दुकानें आपको आसपास दिखेगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम चल रहा था उसके बोर्ड भी आपको दिखेंगे अलग अलग नाम से। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरीके से काम चल रहा है और आप समझ सकते हैं कि जो धामी सरकार है अगर उसकी बात करें तो धामी सरकार को लेकर के लोगों की क्या राय है और लोग क्या समझते हैं कि सरकार का जो कार्य है वो किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि लगातार बात, वादे और दावे तीनों अलग चीज़ें। बात सरकार करती है, वादे करती है और फिर जो दावा वो करती है उसको पूरा किया कि नहीं, उसको जानने के लिए आज हमारे साथ जनता मौजूद है। जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है सरकार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के और वो किस तरीके से देख सकती है कि सरकार जो काम कर रही है वो बेहतरीन काम है कि गलत। अगर रेटिंग की बात करें क्या रेट देंगे? सर क्या नाम है आपका? संजय भटनागर। भटनागर जी, आज ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसमें सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे। रिपोर्ट कार्ड के तौर पे सरकार ने जो काम किए हैं या कहें कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं या सरकार के कामों को आप किस तरीके से एज अ पब्लिक देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार की जो उपलब्धि हैं हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं। हमारे धामी जी मोदी सरकार की जो वो कर रहे हैं, धामी जी उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। और जैसे पार्क बनवाने का, नाली वगैरह है, सड़कें हैं और आपके कन्या सुकृतिकरण की उसकी वो है, आपके आयुष्मान कार्ड आजकल बहुत बन रहे हैं, श्रमिक कार्ड बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से इनका वो कर रहे हैं। भटनागर जी, आपने कहा आयुष्मान कार्ड को लेकर के मैंने पब्लिक का सर्वे किया तो उन्होंने बताया बेहतरीन काम है, काफ़ी लोगों की उसमें मदद भी हो रही है आयुष्मान कार्ड को लेकर के। लेकिन अगर और स्कीमों की बात करें और बात सिर्फ भारत सरकार की छोड़ के सिर्फ राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो उसके काम को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में नगर निगम के चुनाव होने, इसको किस तरीके से? राज्य सरकार के काम भी बड़ी अच्छी तरह से हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। जैसे सड़कें वगैरह सब पूरे अच्छी तरह बन रही हैं, सड़कें हैं, नाली हैं, सफाई व्यवस्था है आपके। चलिए एक और व्यक्ति हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं और सरकार के कामों को लेकर के बात करेंगे क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को करते हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गया और आज मैं बल्लीवाला चौक पर मौजूद हूँ। तो करीब माने कि ये एरिया वीआईपी भी है एक तरीके से और एक तरीके से हर तबके का आदमी इस एरिया में मौजूद है। और एज ए पब्लिक आप लोग क्या समझते हैं कि जो राज्य सरकार के काम है, कहें कि धामी सरकार के जो काम है वो किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड सरकार है, धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वर्तमान में धामी सरकारों से पूर्व में और त्रिवेंद्र रावत की और अन्य मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनके सरकारों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ। चाहे वो सड़कों का जाल बिछा हो, यातायात की सुविधाएँ हों, आयुष्मान कार्ड जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएँ हुई हों। आज हर व्यक्ति के पास, उत्तराखंड में हर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर हर किसी का आयुष्मान कार्ड बनना निश्चित हुआ और उससे आप अभी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप देखेंगे कि 90% लोग, 90% से अधिक लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ हॉस्पिटल में ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य योजनाएँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उपलब्ध कराई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। और सड़कों का जाल आप देखिए, यहाँ से दिल्ली पहले हम जाते थे 8 घंटे और 10 घंटे लगते थे, अब यहाँ पर 3 साढ़े 3 घंटे में देहरादून से दिल्ली हम पहुँच जाते हैं। और आने वाले समय में 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली, जो ये हाईवे बन रहा है एक्सप्रेस वे, हम 2.5 घंटे से देहरादून से दिल्ली पहुँचेंगे। हरिद्वार देख लिए, हरिद्वार जाते थे पहले 3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार हम पहुँचते हैं। कितना विकास हुआ है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और हमारी उत्तराखंड सरकार को। अगर आज दोबारा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार आप चुनेंगे? निश्चित रूप से जो काम करेगा वो दोबारा आएगा, चाहे वो कोई भी हो। काम को सलाम है, जो काम करेगा, चाहे वो धामी सरकार हो, केंद्र में मोदी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार जितना काम कर रही है, तो जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा राज्य में भी और केंद्र में भी और निगम में भी और निकाय चुनाव में भी विजयी बनाएगी। देखिए, अगर आम पब्लिक की राय माने तो आम पब्लिक की जो राय है, जो
जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, या कहें कि धरातल पर जो स्कीम को उतारा गया और उसको आम पब्लिक तक पहुंचाने का जो काम किया, उसके बिहाफ पे ही जो जनता है वो अपनी सरकार चुनेगी अगर दोबारा चुनाव हो जाता है। और आप देखिए कि अभी नगर निगम के चुनाव नज़दीक ही हैं। नगर निगम के चुनाव की जो घोषणा है वो कुछ ही पल में हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। तो नगर निगम के चुनाव की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो आम पब्लिक से बात करेंगे कि वो क्या समझती हैं कि सरकार की आयुष्मान योजना पे हमारी बात हो गई, सर सड़क जो बन रही है उस पर बात हो गई, और क्या समझते हैं कि सरकार की क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे आप खुश हैं या जिससे आप नाराज़ हैं, बताइए। नहीं, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। धामी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तो जो सेंटर की जो योजनाएं हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने में पूरा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है हमारी, बहुत अच्छा काम कर रही है। एक कार्य बताइए जिससे आपको लगता है कि सरकार का आप संतुष्ट हैं कि चारों साइड में देखिए आप, रोडों का जाल बना हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं हमारे उत्तराखंड में। आप यहाँ से बाहर निकल के देखिए, आप यूपी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है कि जो वहाँ पर जाकर के कोले खाने पड़ते हैं, लोगों की हड्डियाँ टूट रही हैं, लेकिन कम से कम यहाँ बहुत अच्छा सरकार है। अगर एक और सवाल आपसे करूंगा, अगर मान लीजिए आज सरकार के सिर्फ एक काम के ऊपर वोट दिया जाए तो कौन सा काम हो? आयुष्मान योजना, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, रोज़गार दिए जा रहे हैं। आप देखिए रोज़ रोज़ आप एम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया अब तो सही है। बिल्कुल, देखिए बात रोज़गार की करें तो उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा है पलायन, और पलायन का कारण है रोज़गार ना मिलना। आप देखिए कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वो पलायन कर रहे हैं, और पलायन वहाँ पे बच्चे जब करके अलग जगह जाते हैं तो उत्तराखंड के जो मैक्सिमम गाँव हैं वो खाली मिलते हैं। लेकिन अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें गांव में दोबारा से लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अगर रोज़गार की, तो अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि सरकार ने जो रोज़गार के जोड़ा, और साथ ही जो छोटे MSME सेक्टर की बात करें, जो छोटे रोज़गार को बढ़ावा दिया, उसको भी कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अबरार अहमद। क्या मानते हैं सरकार किस तरीके से काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी योजनाएं ला रखी है, जैसा कि आयुष्मान कार्ड वगैरह है, और मतलब जो है ना लोन है, मतलब जो है ना जैसे कि छूट मतलब मिलती है लोन में, अच्छे काम करा रही है बहुत सरकार। चलिए एक मुद्दे बात करते हैं, भू कानून उत्तराखंड का बड़ा मुद्दा है, और आजकल भू कानून को लेकर के अलग अलग जो लोग हैं वो उत्तराखंड की सरकार को घेरे हुए हैं। और कुछ दिन पहले धामी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी और बताना पड़ा कि उनकी सरकार क्या कर रही है। और बीते जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने जो भू माफिया हैं उनको पालने पोसने का काम किया। आपकी राय में क्या समझते हैं, भू कानून को किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक है, जो सरकार कर रही बेहतर कर रही है, सरकार का करना ठीक है। नहीं, अगर एक वर्ग विशेष की बात करें भू कानून को लेकर के, तो लोगों का मानना ये है कि बाहरी जो व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर आते हैं उनकी वजह से उत्तराखंड की जो ज़मीन है उस पर कब्जा हो रहा है। अलग अलग जो माफिया है वो उत्तराखंड के अंदर पल रहे हैं। और अगर आपकी बात करें, आप क्या समझते हैं अगर भू कानून आएगा तो कितना फ़ायदा इससे समझते हैं? भू कानून ना आए या क्या समझते हैं? कानून के बारे में सरकार अच्छा कदम उठा रही है, अपने हिसाब से बेहतर है, आना चाहिए। तो आप मानते हैं भू कानून की ज़रूरत है? जी, देखिए भू कानून एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आंदोलन करने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया तो उसमें जब मेरी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके मुद्दों को सही से नहीं लेगी तो ये उत्तराखंड का एक आखिरी आंदोलन होगा। पहला आंदोलन उत्तराखंड बनाने के लिए था और दूसरा आंदोलन उत्तराखंड में भू कानून लागू करने के लिए होगा। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनीत गुप्ता। गुप्ता जी, क्या समझते हैं कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कौन से ऐसे कार्य जो आप पसंद करते हैं या जिसे नापसंद? काम ठीक कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है, और कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। भू कानून बड़ा मुद्दा है सर। आज की डेट में भू कानून को लेकर के सरकार को लगातार जो लोग हैं वो घेरे हुए हैं, तो क्या मानते हैं भू कानून आना चाहिए और अगर संशोधित इसमें होना चाहिए तो क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और बाहर से जैसे हिमाचल का कानून है सेम उसी तरह से रहना चाहिए यहाँ पे। देखिए आपने कहा हिमाचल का कानून, मेरी लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का मानना है कि हिमाचल की जो भूगोलिक स्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो वो पूरा पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है। मैदानी क्षेत्र भी है, लेकिन पहाड़ भी तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे। पहाड़ पे भी काफ़ी लोग इधर उधर से आ रहे हैं और ले रहे हैं, तो एक प्रदेश है तो नीति तो एक ही जैसी बनेगी ना।
तो मेरे हिसाब से तो यह है कि कुछ इस तरह की नीति बननी चाहिए कि बाहर का कोई भी आकर एकदम से यहाँ पे ज़मीन ना ले। तो उसके लिए सरकार ने जो अभी एक बात कही कि जिन्होंने भी ज़मीन ली थी और जिस कार्य के लिए ज़मीन ली थी, अगर वो कार्य नहीं किया होगा तो उनकी ज़मीन दोबारा से राज्य सरकार में निहित करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाहर से जिस तरह से लोगों का बढ़ रहा है, इस तरह आना जाना गलत है वो। एक महिला हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? रोमा देवी। रोमा जी, आप महिला हैं और आजकल अगर बात उत्तराखंड की करें तो देहरादून को, या बात करें उत्तराखंड की पूरे, तो उत्तराखंड को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है महिलाओं के लिए। लेकिन आज की डेट में स्थिति ये है कि उत्तराखंड के अंदर जो कृत्य हो रहे हैं, कहीं कि जिस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, वो महिलाओं के साथ उत्तराखंड में कभी देखने को इस तरीके से नहीं मिलती थी। तो क्या समझती हैं, उत्तराखंड की सरकार कहीं ना कहीं सुरक्षा देने में विफल है, या क्या मानसिकता लोगों की हो गई, या बाहर से आने वाले लोगों का एक? देखो, ये सरकार तो हमारी बिल्कुल सही करी, जहाँ उन्हें क्राइम का वो मुद्दा मिलता है वो पकड़ने का भी काम कर रही है। पर जो लोग सबसे बड़े हम हैं उसमें, कि अगर हम कोई भी बाहर से आता है, हम अपने घर में उसको किराए का मकान दे देते हैं, उसका वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आप कह रहे सत्यापन की आपने बात कही कि हम सत्यापन नहीं कराते, उसके लिए लगातार आपने देखा होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कराती है, सत्यापन का काम करती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं, तो आप महिला हैं तो क्या समझती हैं कि किस तरीके से पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, या पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए? पुलिस को एक्शन ये लेना चाहिए, अगर हम तुरंत फ़ोन कर रहे हैं तो तुरंत पुलिस को घटनास्थल पे पहुंच जाना चाहिए। इसमें थोड़ी सी हमारी पुलिस प्रशासन की कमी है, जो जल्दी नहीं पहुंच पाती। चलिए, महिला होने के नाते उन्होंने कहा कि जिस तरीके के कृत्य उत्तराखंड में महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए या तो कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, या कुछ इस तरीके के स्पेशल सेल एक्टिव किए जाएं जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ आप अगर आज की डेट में कंपनियों की बात करेंगे, जो उत्तराखंड में छोटा छोटा निवेश करके कंपनियां शुरू हुई हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए 6 बजे के बाद गाड़ियां लगाएं और तमाम जो व्यवस्था महिलाओं के लिए हो सकती है उन सबको करें। हमारे साथ कुछ यूथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिनव बंसल। अभिनव जी, क्या समझते हैं कि उत्तराखंड की सरकार किस तरीके का काम करे यूथ के लिए? मेरे लिए तो मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट में है, जो अभी जो स्टेट में जो हमारे उत्तराखंड में जो काम हुआ है वो है मेन जो है टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे कोविड के बाद का जो अभी टाइम चला है, इसमें बाहर से नए नए बिज़नेस आइडिया लोग लेके यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत एक्सपोजर मिल रहा है टूरिज़्म में, जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। जैसे हम पहले क्या होता था, यहाँ से लोग बाहर दिल्ली वगैरह या फिर और अच्छी सिटीज़ में लोग जाते थे अपनी जॉब्स वगैरह के लिए, तो यहाँ पे अब क्योंकि नई नई कंपनीज आ रही है तो जॉब्स भी जनरेट हो रही हैं, और उसके साथ साथ एक्सपोजर मिलने के साथ साथ क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी इशू भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब नए लोग बाहर से आ रहे हैं तो लड़कियों की सेफ्टी को लेके अभी हाल ही में, अभी परसों की ही न्यूज़ है, मैं बताता हूँ। रायपुर में एक लड़की के साथ 23 एज उसकी एज रही होगी अप्रॉक्स, वो 3 लड़कों ने उसे सड़क से ज़बरदस्ती खींचा गाड़ी में रख के और जंगल में ले आके उसके साथ रेप हुआ। तो जितना एक्सपोजर मिल रहा है मेरे ख्याल से उतना क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी आपके चैनल के थ्रू कि अगर गवर्नमेंट तक ये बात जाती है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट सेफ्टी के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए, जो नॉर्मली जैसे हम पहले लोग, हमारे घर की, मेरी भी छोटी बहन है, तो जैसे पहले भी लोग बाहर निकल पाते थे अपनी मर्ज़ी से, तो आगे भी ऐसा ना हो कहीं कि इन फ्यूचर ये देहरादून हमारा जो है, जिसको हम बहुत अच्छा स्वीट सा शहर था, वो ऐसा ना हो कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव ऐसा मुंबई जैसा बन के रह जाए कि हमें हमारे घर में जो और लेडीज़ हैं उनको सोचना पड़े बाहर निकलने के लिए रात को। मेरी बहन भी ऑफिस जाती है तो शाम को 8-9 बज जाते हैं आते हुए, तो उसे डर लगता है कि अकेले यार मैं कैसे आऊँ, तो मुझे जैसे कभी कभार या पापा को बोल दिया कि आना है, तो ऐसा इशू ना आए। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर भी काम हो। एंड एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन एक्सपोजर के साथ साथ जो सेफ्टी है वो भी बरकरार रहे। बस बिल्कुल, देखिए, बात एम्प्लॉयमेंट की करें या बात करें रोज़गार की, जो इन्होंने कहा कि रोज़गार के लिए अवसर ज़रूर सरकार दे रही है, लेकिन साथ ही साथ जो सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की, अगर उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो जो अलग अलग नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सरकार के दावे नारे और जो उसको करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं विफल थोड़ी नज़र आती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो ओवरऑल अगर इसका पूरा एक निकाला जाए, जब हमने जनता से बातचीत करी, जनता के अलग अलग मुद्दों को सुना,
तो सबका यही मानना है कि सरकार का जो कार्य है वो बेहतरीन है। साथ ही साथ अगर सरकार जो काम कर रही है उसको धरातल पर जब उतारती है तो उसके बाद उसके जो प्लस और माइनस है उसको भी सरकार को देखना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर उत्तराखंड में कोई दो मुद्दे आग पकड़े हुए हैं तो वो है महिलाओं की सुरक्षा और दूसरा भू कानून। इसको लेकर के सरकार क्या करती है, भू कानून को लेकर के जो कमेटी बनाई गई है या कहीं की जो लोगों ने ज़मीन ली थी उसका अगर सही उपयोग नहीं करा गया उसको अटैच कर ली जाएगी। इन सभी चीज़ों को लेकर सरकार ज़रूर काम कर रही है। लेकिन बात करें महिला सुरक्षा को लेकर के, इसके ऊपर भी सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। उत्तराखंड में सरकार के कार्य को लेकर के हम यूथ की राय जानेंगे। अभी तक हमने जब लोगों से बातचीत करी उनका विज़न कहीं की दूसरा होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन युवा उत्तराखंड और युवा उत्तराखंड जो प्रदेश है जो आज 24 साल का हो चुका है या होने जा रहा है, उसको लेकर के जो नए युवा हैं वो क्या सोचते हैं, नई पीढ़ी क्या सोचती है और उत्तराखंड में किस तरीके के बदलाव या उत्तराखंड में किस तरीके के अवसर या चीज़ें आनी चाहिए जिससे यूथ उत्तराखंड का बढ़ सके। हमारे साथ एक यूथ, क्या समझते हैं उत्तराखंड की सरकार जो काम कर रही है वो किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तराखंड की सरकार काम अच्छा कर रही है। अगर हम राजमार्गों की बात करें या स्टेट हाईवे की बात करें, जो भी सरकार के अंतर्गत आते हैं वो काम अच्छा कर रही है। पर अगर हम यहाँ पे शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा के तौर पर बाहर के काफ़ी लोग, बाहरी राज्य के लोग काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि मुंबई से लोग पढ़ने आ रहे हैं, दिल्ली से लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा का हब माना जाता है देहरादून को, क्योंकि ये राजधानी भी है। पर यहाँ पे अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आए दिन यहाँ पे जिस तरीके से पहले नहीं होता था, अब आए दिन यहाँ पे रेप केस बढ़ रहे हैं। कहीं आईएसबीटी पे हो रहा है तो कोई रायपुर में हो रहा है, या मर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कभी अभी कुछ समय पहले ही कोलागढ़ में भी लाशें मिली हैं। तो इस तरीके के जो घटनाएं देहरादून में हो रही हैं उसके लिए सरकार को या पुलिस विभाग को इन सब चीज़ों के लिए कानून बनाना चाहिए। तो वो सब में सरकार यहाँ पे विफल है। बिल्कुल, देखिए यूथ का मानना ये है कि उत्तराखंड एक बहुत ही छोटा सा प्रदेश है, 13 जिलों का प्रदेश है। और अगर यूनिवर्सिटियों की बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको देखने मिलेगी, और वो भी देहरादून जैसे एक छोटे शहर में आपको कई सारी यूनिवर्सिटियाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पे अलग अलग प्रदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं और उनके साथ कई घटनाएँ उत्तराखंड के अंदर होती हैं। तो पुलिस को सबसे पहले महिला सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही साथ जो आने वाला बच्चा है या जो पढ़ाई करने के लिए या शिक्षा या किसी भी अन्य काम के लिए जो बच्चा आता है उसकी भी सुरक्षा सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एक और हमारे साथ व्यक्ति है, क्या नाम है आप? नितिन गर्ग। नितिन, क्या समझते हो, क्या कोर्स कर रहे हो? मैं लॉ कर रहा हूँ। आप लॉ कर रहे हो, क्या समझते हो कॉलेज में इतने टाइम से रहे हो, उत्तराखंड से आपने लॉ किया है कि बाहर से? मैंने उत्तराखंड से ही लॉ करा है, मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या समझते हैं उत्तराखंड की स्थिति किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पहले उत्तराखंड में तो उत्तराखंड का ही जन्मी हूँ, मेरे को ये लगता है कि उत्तराखंड की सरकार की जो कमियाँ हैं, सबसे बड़ी उत्तराखंड की सरकार में ये कमी है कि उत्तराखंड सरकार अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे रोक नहीं पा रही है। क्योंकि उत्तराखंड जो है एक हाईली सिस्मिक जोन में है जिसमें रेगुलरली अर्थक्वेक आने का डर बना रहता है, जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार जो 10 मंजिला 12 मंजिला इमारतों को जो परमिशन मिल रही है, जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो आने वाले फ्यूचर के लिए गलत है। बिल्कुल, देखिए एक और विषय पे इन्होंने ध्यान केंद्रित किया कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन होता है उसको लेकर के अथॉरिटीज़ कुछ काम नहीं करती। और साथ ही साथ अगर बात करें कि जो हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है उसके लिए जो जिम्मेदार विभाग हैं, जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, वो उनको सुनिश्चित करें कि उत्तराखंड में जिस तरीके के नक्शे पास होने चाहिए नक्शे पास हो, जिससे कि अवैध जो बिल्डिंग बन रही है उन पर रोक लगे और उत्तराखंड की जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। और कुछ एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है। शर्मा जी, क्या समझते हैं उत्तराखंड की स्थिति कैसे देखते हैं फिलहाल? उत्तराखंड की स्थिति वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ खामियां हैं उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि जैसे अभी यही ले लो, दुकानें हैं। अब ये दुकान तो किसी एक व्यक्ति के नाम है, ठीक है ना, और उन्होंने भिन्न भिन्न लोगों को किराए पे दे दी। वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग कौन है, उनका नाम क्या है, आखिर इसमें क्या एतराज़ है?
जो मेरा अपना नज़रिया है, वो उनको अपना नाम लिखना चाहिए। जब आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो आपको अपना नाम देने में कोई दिक्कत नहीं। आप भारत के निवासी हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको परहेज किस बात का है? यानी आप योगी जी के वो जो प्रकरण था कि सब्जी वाले अपना नाम लगाएंगे, उससे इन्फ्लुएंस होकर आप ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति की दुकान के बाहर उसका असली नाम लगाया जाए, मालिक का कि काम करने वाले? उनसे नहीं, मैं योगी से भी ज़्यादा ही शायद मेरी 1-2 साल उम्र होगी, 58 साल मेरी एज है, ठीक। और मेरा अपना मानना है ये कि आदमी को अपनी जात और औकात कभी नहीं छिपानी चाहिए। मैं उन्हीं की तरह बिल्कुल खुले विचारों का आदमी हूँ और मैं खुद ये चाहता हूँ कि आदमी अपना इंट्रोडक्शन दूसरे के पूछने से पहले दे। जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं, हमारा नाम लिया जाता है, लिखा जाता है उसमें, ठीक। जब हम टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, हमारा नाम लिखा जाता है उसमें। तो हमको अपनी शॉप अपने ठिकाने पे लिखने में क्या दिक्कत है? शर्मा जी, एक तरफ हम बात करते हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें हम बात करते हैं समान नागरिक समान कानून, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि दुकान पे व्यक्ति अपना नाम लिखे, व्यक्ति विशेष अपनी जाति भी बताए कि वो किस जाति का है। उससे निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। या तो आप यूसीसी की बात करिए कि हमें यूसीसी चाहिए, या फिर आप ये बात करिए कि हमको हर व्यक्ति की जाति विशेष पता होनी चाहिए। आपको लगता है कि दोहरे मापदंड सही है? सर, जब विपक्ष जो है इस बात को कह रहा है कि यहाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो इस बात को क्यों नहीं नज़रअंदाज कर रहा है? यदि उनकी अपनी जाति पूछी जाए तो उनको तकलीफ़, उनके चहेतों की जाति पूछी जाए तो उनको तकलीफ़, और चुनाव में मुद्दा ये ले आएंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ठीक। अगर यूसीसी भी आएगी, समान नागरिकता कानून भी आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा? क्या उसमें जाति विलुप्त हो जाएगी? अधिकार किसको देंगे आप? अधिकार सबके सेम होंगे, कोई जाति विशेष उसको ये नहीं कर पाएगा कि मेरा ये धर्म है, इसके हिसाब से ये कानून है, समान नागरिक कानून ये है। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि दुकान के बाहर नाम लगाने की, तो उसे आप किस तरीके से, आपका क्लोजिंग काउंटर लूँगा, बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या समझ रहे हैं कि सरकार का जो ये प्रोसेस है इसको चेंज करके नाम लगाया जाए? तो सरकार को उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। अधिकार और जाति में डिफरेंस है, ठीक है ना। अधिकार बराबर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छिपा के मत दो। वोट की राजनीति मत करो, खुला करो। जिसको आप दे रहे हो बताओ तो सही, उसको क्या दे रहे हो, और वो हु इज़ दिस, वो कौन है? इनका कहना ये है कि जो भी व्यक्ति विशेष अपना रोज़गार चला रहा है या कोई और अन्य काम कर रहा है, उसे अपनी दुकान के बाहर अपना नाम जाति के साथ लगाना चाहिए, ये इनका अपना मानना है। एक और महिला हमारे साथ हैं। मैडम, आप महिला हैं, क्या समझती है कि अगर एक नज़रिए की बात की जाए तो महिलाओं के लिए उत्तराखंड किस तरीके से देखती हैं आप? क्या बोलूँ मैं? नहीं, आए दिन आप घटनाएं देखती होंगी। हाँ जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आए दिन सेफ्टी तो देखो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। और महिला के लिए तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर इतना कुछ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी सेफ्टी चाहिए कि अगर हम रात को भी बाहर निकले या नाइट ड्यूटी भी करें तो हमें उसके लिए भी सेफ्टी चाहिए। दिन में भी सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है। मैडम, आपने एक तरीके से बदलता उत्तराखंड देख लिया कि उत्तराखंड कहाँ पर था और आज कहाँ पर है। नहीं, चेंज तो देखो बहुत हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ। क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं समझ आ रहा। चलिए, हर महिला की एक समस्या है उत्तराखंड के अंदर वो ये है कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और सुरक्षा को लेकर के महिलाओं के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है या उस व्यवस्था को बढ़ाई जाए या उसे सुनिश्चित किया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।